नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। जिस भी ग्राम प्रधान ने थोड़ी भी ध्यान दिया है, तो ग्राम पंचायत भी किसी स्मार्ट ग्राम पंचायत से कम नहीं है और उसी स्मार्ट ग्राम पंचायत के लिए आह्वान करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले इन 370 ग्राम पंचायतों को जिन्हें आज पुरस्कार दिया गया है, स्वच्छता को लेकर के, ग्राम पंचायत की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन को लेकर के, ग्राम पंचायत के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर के आज ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, इन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, वे सभी ग्राम पंचायत भी इस स्तर पर आगे बढ़ सके, इसके लिए भी मैं आपका आह्वान करता हूं। क्योंकि हर गांव पहले स्मार्ट बने और जब स्मार्ट बनेगा तो उसके बाद आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त करें। हमें अपने ग्राम पंचायत के संसाधनों का उपयोग इस रूप में करना है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए, बल्कि ग्राम पंचायत अपने रिसोर्सेज से अपने ग्राम पंचायत के समग्र विकास और जनता की बुनियादी सुविधाओं को भी वहां पर लागू कर सकेगा। जैसे हर घर नल की योजना, हर घर नल की योजना सरकार ने योजना बना दी, हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम बना देगी, हर घर तक पानी भी पहुंचा देगी। लेकिन इस सस्टेनेबल को लंबे समय तक इसकी आवश्यकता और यह सुविधा वहां प्राप्त होती रहे, यह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हम प्रयास करें। और इसके लिए एक यूजर चार्ज हर ग्राम पंचायत से ग्राहक परिवार से लेकर के, और फिर दो प्रकार का कार्य, एक वह पैसा जो योजना को संचालित कर रहा है उसको देना, प्लम्बर को गांव में तैनात करवाना, कहीं पाइप लीक हो गया उसको तैयार करना, क्योंकि एक एक बूंद पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जल संरक्षण के प्रति जागरूक होना, जहां टूटी लगी वो पानी बहुत बार होता है ना, पाइप टूटी खुली रह जाती है, पानी गिर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ब्रिजभूषण को नहीं मिली है रैली की इजाजत। अयोध्या में रैली करने की इजाजत नहीं मिली है। 5 जून को अयोध्या में कार्यक्रम होना था। 11 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना थी। अयोध्या में धारा 144 लागू है। राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी गई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह को इजाजत नहीं मिली है रैली करने की। तो देखिए, अयोध्या में वो रैली करना चाहते थे, इसकी इजाजत नहीं मिली है। लाखों लोगों के वहां पहुंचने की संभावना थी और धारा 144 क्योंकि अयोध्या में लागू है, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है और ऐसे में वहां किसी भी तरीके की रैली करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और आपको बता दें कि ब्रिजभूषण शरण सिंह वहां एक रैली करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल उन्हें रैली करने की इजाजत नहीं मिल पाई। तो देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह आरोपों के बीच एक रैली करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल इजाजत नहीं मिली है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज की गई है उसका ब्यौरा सामने आया है। आपको बता दें कि 2 एफआईआर में यौन शोषण का आरोप लगा है। छेड़छाड़ के 10 मामलों की शिकायत की गई है। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई थी अलग अलग धाराओं के तहत। आपको बता दें कि धारा 354 ए और धारा 34 के तहत आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। आपको बता दें कि पहली एफआईआर में 6 नाबालिग पहलवानों के आरोप हैं। दूसरी एफआईआर में नाबालिग के पिता का आरोप है। पॉक्सो के तहत दूसरी एफआईआर में आरोप जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। तो आपको बता दें कि जो एफआईआर की गई है, एफआईआर में जो डिटेल्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन सी धाराएं हैं जिसके तहत एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है। तो चलिए इस मामले में कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए भी देते हैं।
दरअसल आपको बता दें कि ब्रिजभूषण पर जो आरोप लगे हैं, ब्रिजभूषण से बचने को अकेले नहीं, ग्रुप्स में जो पहलवान थी वो चला करती थी। इलाज के बहाने शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड किया जाता था। इसको लेकर के भी आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। जांच कमेटी ने जो कैमरे थे उससे बंद बार बार करवाए, ये भी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आई। इसके अलावा महासंघ कार्यालय में जबरदस्ती की कोशिश की गई, ये आरोप लगे हैं जो एफआईआर है उसमें। इसके अलावा आपको बता दें कि फोटो के बहाने बाहों में कसकर पकड़ा जाता था, ये आरोप ब्रिजभूषण पर लगे हैं। ब्रिजभूषण से बचने को अकेले नहीं बल्कि ग्रुप्स में जो खिलाड़ी हैं वो चला करती थी, तो अकेले कोई भी महिला पहलवान नहीं होती थी, ग्रुप्स में हुआ करती थी। ये जो एफआईआर की डिटेल्स है वो हम आपको बता रहे हैं। कैमरे बार बार बंद करवाए गए हैं, जो जांच कमेटी है उसकी तरफ से ये एफआईआर में लिखा गया है। एफआईआर में जो आरोप लगे हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। नीरज, सबसे पहले तो इस मामले की स्थिति के बारे में आपसे अपडेट सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह 5 तारीख को यानी 5 जून को एक बड़ी रैली करने वाले थे अयोध्या में। साधु संत कहा जा रहा था, लाखों लोग उस पर जुटेंगे, लेकिन फिलहाल धारा 144 लगी है अयोध्या में। वहां पर मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है और इसीलिए वो रैली कैंसिल कर दी गई है। फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर है, शरण सिंह की वो रैली जो पिछले काफी दिनों से चर्चा का विषय बनी थी, 5 जून को वो रैली होनी थी, वो कैंसिल हो गई है। और इसके अलावा देखिए, लगातार ये मामला सुर्खियों में है, जिस तरह से तमाम खिलाड़ियों ने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं और उसके बाद उन आरोपों का उन्होंने मंच से और मीडिया को लगातार जवाब भी दिया है कि वो निर्दोष है इस मामले में। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें फांसी की सजा दे दी जाए, वो भी इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। तो इस समय चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो आरोप लगाने वाले लोग हो या ब्रिजभूषण हो, अपनी अपनी तरफ से जनता के सामने अपनी बात लगातार रख रहे हैं। लेकिन अब इसमें एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा नीरज की ये जो रैली थी अयोध्या में होने वाली, अयोध्या ही चुनने का कारण, इसके बारे में भी अगर आप बता पाए, अयोध्या क्यों? क्योंकि वहां से कुछ जानकारी ऐसी भी निकल करके आई कि पॉक्सो की जो धाराएं उसमें संशोधन को लेकर के भी वहां से महंत मांग कर रहे हैं। क्या यही कारण था कि अयोध्या को चुना गया था ब्रिजभूषण के द्वारा? नीरज, आवाज मिल रही है आपको मेरी? नीरज, आवाज मिल रही है? जी, आवाज मिल रही है। नीरज, अयोध्या चुनने का कारण भी जरा सा आपसे समझना चाहेंगे कि अयोध्या को क्यों चुना गया था ब्रिजभूषण के द्वारा? एक तो गोंडा के पास है अयोध्या और अयोध्या में जो तमाम साधु संत हैं उनको तो इनवाइट कर रहे थे और वहां पर चूंकि आने वाले समय में मंदिर का निर्माण कार्य भी लगातार शुरू हो रहा है, मंदिर का शिलान्यास वहां पर शुरुआत भी होनी है, तो अयोध्या को इसीलिए चुना था कि तमाम साधु संत एक साथ एक जगह पर आ जाएंगे। और ब्रिजभूषण शरण सिंह अधिकतर अयोध्या को लेकर चर्चा भी करते रहते हैं और जब 90 के दशक में जो मंदिर का आंदोलन हुआ था उसमें भी ब्रिजभूषण शरण सिंह की भूमिका सबको पता है। तो अयोध्या उनके लिए वो खास जगह है जहां पर वो अगर कोई रैली या कोई आप ये भी समझा दें कि एक तरफ जो पहलवानों का धरना है उस वहां पहलवानों के नीरज, आवाज आ रही है क्या? इसमें अयोध्या का उन्होंने चुनाव किया जी। तो नीरज, अब इसमें एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह ये कोशिश करते हैं कि अयोध्या में रैली हो, दूसरी तरफ जो पहलवान दिल्ली में धरना दे रहे थे, फिर अपने मेडल्स को बहाने के लिए हरिद्वार पहुंच गए, गंगा में विसर्जित करने के लिए, वहां किसान पहुंचते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि किसानों की एंट्री और वहां हम देख रहे हैं कि महंतों की एंट्री। तो अब ये जो पहलवान का विवाद है ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ, वो किस दिशा में अब जा रहा है? देखिए, ये विवाद अभी थमने वाला नहीं है, ये विवाद लगातार इसी तरह चलता रहेगा आने वाले वक्त में, जैसा कि लग रहा है। क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का भी सपोर्ट उन्हें मिल रहा है पहलवानों को, इसके अलावा तमाम सामाजिक संगठन भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, तमाम बड़े खिलाड़ी भी उनके साथ आ गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, ब्रिजभूषण भी लगातार फायर हो रहे हैं, बार बार अपनी बात मंचों से कह रहे हैं और चैलेंज भी कर रहे हैं कि अगर आरोप साबित होता है तो वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो अभी ये विवाद थमता हुआ फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सुनवाई शुरू हो गई। राउस एवेन्यू कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है। सिसोदिया को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया गया था।
तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सिसोदिया के खिलाफ सुनवाई इस समय चल रही है राउल्स एवेन्यू कोर्ट में। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया फिलहाल इस समय राउल्स एवेन्यू कोर्ट में उनसे जुड़े मामले पर सुनवाई चल रही है। अब बात करते हैं तेलंगाना की, जहां आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि तेलंगाना का आज स्थापना दिवस है। लंबी लड़ाई के बाद तेलंगाना को अलग पहचान मिली थी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। तो आज तेलंगाना के स्थापना दिवस को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए, ये मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को आप देख सकते हैं, जो कि शहीदों को नमन करने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिकरू कांड में आईपीएस अनंत देव को बड़ी राहत मिली है। आईपीएस अनंत देव को विभागीय जांच में क्लीन चिट मिल गई है। बिकरू कांड में निलंबित हुए थे आईपीएस अनंत देव, तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आईपीएस अनंत देव को विभागीय जांच में क्लीन चिट मिल गई है। बिकरू कांड को लेकर उन्हें निलंबित किया गया था और आपको बता दें कि अब उन्हें बहुत बड़ी राहत फिलहाल के लिए मिल गई है। विभागीय जांच में उन्हें क्लीन चिट मिली है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका दौरे पर हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक बयान दिया है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर हो रही है। लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। संस्थागत ढांचे पर शिकंजा कसा जा रहा है, यह कहा है राहुल गांधी ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा। There is a weakening of press freedoms. This is not hidden. I mean, everybody knows it. It's apparent in India. The rest of the world can see it. And I think press freedom is very, very critical for a democracy. I mean, one should be open to criticism, and one should listen to criticism. I mean, that's the feedback loop that builds democracies. And definitely, there is a weakening of press freedom. I mean, and it's not just press freedom. It's on multiple axes. On multiple axes, there is a clampdown on the institutional framework that allowed India to talk, that allowed the Indian people to negotiate. There is a weak. तो आप सुन रहे थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को, जो कि इस समय अमेरिका दौरे पर हैं और वहां उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में प्रेस को कमजोर किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। अब उन्होंने मुस्लिम लीग को लेकर बड़ा बयान दिया। मुस्लिम लीग को लेकर राहुल गांधी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी। मुस्लिम लीग में गैर धर्मनिरपेक्ष कुछ भी नहीं। केरल में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को ठीक से पढ़ना चाहिए, यह कहा है राहुल गांधी ने। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. Years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. Years. Muslim League is a
वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। राहुल ने अज्ञानता का परिचय दिया। राहुल को इतिहास पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी ने जानबूझकर बयान दिया है। राहुल को राजनीति का ज्ञान नहीं है। मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताना गलत है। तो बीजेपी ने पलटवार किया है। मुस्लिम लीग पर बयान विरोधाभास है, यह कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने। आपको बता दें कि राहुल ने फिर अपनी नफरत का परिचय दिया। ये कहा है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने। कांग्रेस पार्टी की जो ये सोच है, जो राहुल गांधी वहां पर व्यक्त कर रहे हैं, इस सोच के अनुसार तो बड़े से बड़े आतंकवाद के आरोपी भी सिर्फ भटके हुए नौजवान हैं। ओसामा जी है, हाफिज साहब है, इशरत बेटी है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, बुरहान वानी भटका नौजवान है, अफजल गुरु हालात का मारा है और याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। तो हम सब लोगों ने सुना होगा पहले कि किसी का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाए तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है राहुल गांधी जब 7 समंदर पार जाते हैं तो उनका दिमाग पता नहीं कहां हो जाता है। जो दीवार पे लिखी इबारत की तरह साफ है, वो भी अगर उन्हें समझ में नहीं आए तो मुझे लगता है कि ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी के तथाकथित सबसे युवा नेता के लिए की बुद्धि के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा, मैं एक और बात, वहीं राहुल गांधी के बयान पर यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा और वीएचपी नेता विनोद बंसल ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात की जाए और राहुल गांधी जी की बात की जाए, अब ये मुस्लिम लीग को भी धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। जिन्होंने देश का विभाजन किया, जिनके द्वारा विभाजन का षड्यंत्र रचा गया और पाकिस्तान बनाया गया, उसमें सहयोगी बनी कांग्रेस, देश का विभाजन करने वाले लोग हैं। और आज कांग्रेस हाशिए पर इसलिए पड़ी है कि देश के लोगों ने आदरणीय मोदी जी को स्वीकार किया और कांग्रेस को निकाल बाहर किया। और इतना निकाल बाहर कर दिया है कि राहुल गांधी जी अब देश में भी नहीं रुकते हैं, अब विदेशों में जाकर देश विरोधी शक्तियों से समर्थन मांग रही है कांग्रेस कि हमारी सत्ता बना दो। तो मेरा सुझाव यह है कि अगर वाकई में इतना सत्ता के लिए ललायत हैं तो आप वहीं चले जाइए जहां आपने विभाजन करके पाकिस्तान बनाया था। वहां पर सारे मुसलमान आपको वोट दे देंगे और आप उनका प्यार ले लीजिए और वहीं के प्रधानमंत्री बन जाइए, क्योंकि देश के लोगों ने तो अब आपको स्वीकार नहीं करना है, कांग्रेस को नकार दिया है। खबरें आ रही हैं कि फर्जी गांधी राहुल की 4 तारीख की न्यूयॉर्क यात्रा को सफल बनाने के लिए अब पाकिस्तान का जमात इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठन भी जुट गए हैं। लगातार मस्जिदों से, मदरसों से और जगह जगह से भीड़ जुटाई जा रही है और साथ ही साथ प्रचार भी किया जा रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क में जाकर के और न्यूयॉर्क की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए वो जनेऊधारी ब्राह्मण के लिए जिस तरह से इस्लामिक जिहादी आतंकवादी तंजीमें लगी हैं, वो बेहद चिंता का विषय है। कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए कि भारत में अगर आपका जनाधार समाप्त हो गया तो क्या आप आतंकवादियों का साथ लेकर के भारत विरोधी कुकृत्यों के लिए इंग्लैंड में जाकर के झंडा बरदारी करोगे? तो आपको बता दें, राहुल गांधी इससे पहले भी इसी साल मार्च महीने में जब लंदन गए थे तो उन्होंने भारत के लोकतंत्र को लेकर बयान दिया था और कहा था कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। इस पर विवाद भी हुआ था। बीजेपी ने इसे लेकर संसद में जमकर हंगामा भी किया था, जिस वजह से तब संसद नहीं चल पाई थी। इससे पहले भी केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद जब जब राहुल गांधी विदेश गए, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिस पर विवाद हुआ है। चलिए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने कब कब क्या क्या बयान किस तरीके से दिया है, तो वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि विदेश में कब कब राहुल ने क्या क्या बयान दिया है। तो देखिए, 2023 में राहुल गांधी ने, आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि लंदन में उन्होंने ये कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। 2022 में उन्होंने कहा था कैम्ब्रिज जाकर पाकिस्तान से उन्होंने भारत की तुलना कर दी थी। 2018 में जर्मनी में आतंकवाद को जायज ठहराने की कोशिश करने का उन पर आरोप लगा है। इसके बाद 2017 में उन्होंने बयान दिया था अमेरिका में, कहा था भारत में असहिष्णुता बड़ा मुद्दा है। तो ये ऐसे बयान रहे हैं पिछले 5-7 सालों में जिसकी वजह से
राहुल गांधी को लेकर भारत में बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस तरीके से जो बयान दिया उसके बाद भारत में हंगामा बरपा है।